एपिसोड 201 अफरा-तफरी के बीच कुछ इंद्रा सैनिक अपने संचारक यंत्रों का इस्तेमाल करने में हिचकिचा रहे थे ताकि अतिरिक्त बल बुला सकें। सार्जेंट मेहता ने, जिनका चेहरा गंभीर था, अपना यंत्र निकाला तो देखा कि उसमें एक त्रुटि संदेश दिखाई दे रहा था। ये काम नहीं कर रहा है, मेहता चिल्लाया, उसकी आवाज़ में घबराहट भर आई। ये हमारे सिग्नल जाम कर रहे हैं। इस एहसास से उसके साथियों में डर की लहर दौड़ गई। एक सैनिक ने फूटती आवाज में कहा, हमारा संपर्क टूट गया है। उन्होंने हमारा संचार बंद कर दिया है। बेस की बाहरी परिधि अब युद्ध क्षेत्र में बदल गई थी। हॉक के सैनिक इलेक्टर सीरीज की राइफलों से लैस सटीक समन्वय के साथ आगे बढ़ रहे थे। उनके द्वारा दागी गई हर गोली इंद्र की पंक्तियों में बिजली का एक झटका भेजती थी, जिससे वे अकड़कर जमीन पर गिर पड़ते थे और उस गैर घातक बल के प्रभाव से अशक्त हो जाते थे। इंद्र सैनिक न केवल गोली लगने के सदमे से, बल्कि भारी भटकाव की भावना से भी जूझ रहे थे। इंद्र राइफल से निकली एक गोली निशाने से चूक गई और एक उच्च क्षमता वाली गोली बर्फ से ढकी जमीन पर जा गिरी। इस टक्कर से बर्फ और मलबे की बौछार हुई, जिससे कुछ देर के लिए पूरा इलाका धुंधला हो गया। बेस के स्वचालित बुर्ज, जो अब पूरी तरह से चालू थे, ने तेज रफ्तार वाले गोलों की बौछार कर दी। उनकी लक्ष्यीकरण प्रणालियां अत्यधिक व्यस्त और अनियमित थीं, तथा उन्होंने एक विस्तृत चाप में गोलियां बरसाईं, जिनमें से कई गोलियां बेस के बुनियादी ढांचे से टकराईं या बर्फीले इलाके को छूती हुई निकल गईं। सावधान, प्राइवेट मीरा चिल्लाए और बेस की धातु की दीवारों से गोलियों की एक और बौछार के बीच झुक गई। वे हर जगह हैं। लेफ्टिनेंट निशा ने कुछ हद तक व्यवस्था बनाए रखने की कोशिश करते हुए अपने सैनिकों को निर्देश दिया, अपनी जगह पर डटे रहो। हमें कमांड सेंटर की रक्षा करनी है। लेकिन कमांड सेंटर भी अराजकता से अछूता नहीं था। हर धमाके के साथ उसकी दीवारें कांप उठतीं और बेस की सुरक्षा में गोलियों के टकराने से चिंगारियां निकलतीं। हवा बारूद की तीखी गंध और टूटे हुए उपकरणों की जलती हुई धातु से भरी हुई थी। कर्नल राठी ने हताशा और भय के मिले जुले भाव से इस उथल पुथल को देखा। हमें स्थिति को स्थिर करना होगा। बचे हुए रिजर्व को तैनात करो। उसके आदेशों का जवाब उन्मत्त हड़बड़ी में मिला और शेष इंद्र सैनिक रक्षा को मजबूत करने के लिए दौड़ पड़े। हालांकि उनके प्रयास विफल रहे और हॉक के निरंतर आगे बढ़ने के सामने उनकी कोई सामर्थ्य नहीं थी। अब घिरे हुए और अव्यवस्थित इंद्र सैनिकों को प्रभावी जवाबी हमला करने में कठिनाई हो रही थी। अफरा तफरी के बीच पसीने और गंदगी से लथपथ सार्जेंट मेहता शोर के बीच चिल्लाए, ये हम पर भारी पड़ रहे हैं। हमें अभी मदद चाहिए। उनके प्रयासों के बावजूद हॉक की बेहतरीन रणनीति और मारक क्षमता से इंद्र की सेनाएं व्यवस्थित रूप से ध्वस्त होती जा रही थीं। रात बिजली के गोलों की लगातार तड़तड़ाहट, स्वचालित सुरक्षा बुर्जों की कर्कश आवाज और घिरे हुए इंद्र के सैनिकों की हताशा भरी चीखों से भरी हुई थी। जैसे जैसे युद्ध बढ़ता गया, इंद्र का कभी शक्तिशाली और भव्य सैन्य अड्डा धीरे धीरे अपनी चपेट में लेता गया। अड्डे के आसपास के बर्फ से ढके भूभाग पर भीषण युद्ध के निशान दिखाई दे रहे थे, जहां गहरे गड्ढे और बिखरा मलबा भीषण टकराव के स्थल को चिन्हित कर रहा था। अफरा तफरी के बीच कर्नल राठी की आवाज शोर को चीरती हुई आई। उनके स्वर में गुस्से और निराशा का मिला जुला भाव था। हमने परिधि पर नियंत्रण खो दिया है। द्वितीयक सुरक्षा पंक्ति में वापस चले जाओ। बाज के लगातार हमले के बोझ तले पीछे हटते इंद्र सैनिकों को एक भयावह दृश्य का सामना करना पड़ा। उनकी सुरक्षा की कभी अभेद्य दीवारें टूटने के कगार पर थीं। एक मोटे और त्वरित अवलोकन के बाद टीम ने बेस के अंदर वापस जाने और बचाव करने का निर्णय लिया, क्योंकि बेस एक ही द्वार वाले भूमिगत भंडारण की ओर जाता था। तथापि क्या बकवास है? दरवाजा क्यों बंद है? भाड़ में जाओ। जब सैनिकों को पता चला कि बेस के दरवाजे बंद हैं, तो उनका दम घुटने लगा और दहशत फैल गई। हताश होकर उन्होंने कमांड से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन उनके कम्युनिकेटर काम नहीं कर रहे थे। वर्तमान स्थिति में असहाय और फंसे हुए, वे या तो अंतिम सांस तक लड़ सकते थे या भाग सकते थे, लेकिन चारों ओर से घिर जाने के कारण ऐसा नहीं लग रहा था कि भागना कोई विकल्प होगा। सौभाग्य से कम अभी तक उनका वध नहीं हुआ था। जैसे ही हॉक के गुर्गों की पहली लहर बेस की परिधि में घुसी, रक्षकों को तुरंत अपनी स्थिति का एहसास हुआ और वे भाग खड़े हुए। अलार्म बजने लगे और बेस में अफरा तफरी मच गई। इंद्रा नाम के सुरक्षाकर्मियों ने जवाब देने की पूरी कोशिश की। कुछ सैनिक अच्छी तरह छिपकर हमला करने के लिए सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जब दुश्मन सामने आए, तो वे अपनी आड़ से बाहर निकले और सब कुछ गोलियों से उड़ा दिया। यद्यपि उन्होंने गोलियों की बौछार की, लेकिन हॉक का आधुनिक कवच एक दुर्जय ढाल साबित हुआ। धमाका, 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 धमाका।
गोलियां उछल रही हैं। भगवान के लिए, ये कमीने कौन हैं? वे अपने सामने घटित हो रहे दृश्य को देखकर हतप्रभ रह गए। हॉक का कवच अत्याधुनिक गैर न्यूटोनियन द्रव तकनीक से बनाया गया था और लगभग अभेद्य था। सामान्य परिस्थितियों में ये पदार्थ तरल होता था, लेकिन टकराने पर कठोर हो जाता था, जिससे बल बिखर जाता था और क्षति न्यूनतम होती थी। नतीजा ये हुआ कि भारी गोलाबारी के बावजूद ये सूट पहनने वाले की गतिशीलता से समझौता किए बिना भारी प्रहार झेल सकता था। जैसे ही गोलियां उनके कवच से टकराती, तरल पदार्थ प्रभाव से जम जाता और हर गोली की ऊर्जा को सोखकर नष्ट कर देता। लगातार आ रही गोलाबारी के बावजूद हॉक के सदस्य शांत बने रहे। वे तेजी से आगे बढ़े और उनके उन्नत निशानेबाजी कौशल ने उन्हें इंद्र की सेना को अचूक निशाना लगाने में सक्षम बनाया। इलेक्टर सीरीज की गोलियों से रक्षक अकड़कर गिर पड़े, उनके शरीर बिजली के झटके झेलने में असमर्थ हो गए। गोलीबारी जोरदार थी, लेकिन हॉक के बेहतरीन उपकरणों और प्रशिक्षण ने उन्हें बढ़त दिला दी। मैक की हंसी उस अफरा-तफरी में गूंज रही थी, एक गंभीर संतुष्टि की आवाज। सब आगे बढ़ो, वह संचार माध्यमों से चिल्लाया। काम पर लगने का समय हो गया है। चलो, मिशन को जल्द से जल्द पूरा करते हैं। टीम बेस की सुरक्षा को भेदते हुए आगे बढ़ी। इंद्रा के सैनिकों ने जमकर जवाबी हमला किया, लेकिन हॉक की जबरदस्त मारक क्षमता और सामरिक कौशल ने उन्हें कुछ पलों से ज्यादा टिके रहने से रोक दिया। बेस का अंदरूनी हिस्सा गलियारों और कमरों की भूल-भुलैया जैसा था, लेकिन हॉक ने आसानी से रास्ता बनाया और हर सदस्य अपनी भूमिका बखूबी निभा रहा था। इलेक्टर सीरीज की गोलियां कारगर साबित हुईं, दुश्मनों को बिना किसी घातक परिणाम के निष्क्रिय कर दिया। गैर घातक दृष्टिकोण ने हॉक को खतरों को बेअसर करते हुए किसी भी अतिरिक्त क्षति को न्यूनतम करने में सक्षम बनाया। जैसे जैसे वे बेस में और अंदर की ओर बढ़े, हॉक यूनिट को और ज्यादा प्रतिरोध का सामना करना पड़ा। स्वचालित बुर्जों और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की भारी बमबारी ने लड़ाई को और तेज कर दिया। फिर भी हॉक अपनी जगह पर डटे रहे। उनके गैर न्यूटोनियन तरल कवच ने बमबारी के प्रभाव को अवशोषित कर लिया, जिससे टीम आगे बढ़ती रही। कवच का डिजाइन सुरक्षात्मक होने के साथ साथ आवश्यक लचीलापन भी प्रदान करता था, जिससे भारी गोलाबारी के बीच भी फुर्तीली गतिविधियां संभव हो सकीं। हॉक का प्रत्येक सदस्य तेजी से आगे बढ़ते हुए प्रवेश करने की तैयारी कर रहा था। इंद्रा बेस का नियंत्रण कक्ष गतिविधि से गुलजार था, उसकी दीवारें निगरानी फीड, डिजिटल मानचित्र और स्थिति रिपोर्टों की मोज़ेक स्क्रीन से सजी थीं। मॉनिटरों की मंद रोशनी कमरे में एक भयावह चमक बिखेर रही थी, जिससे दीवारों पर लंबी, बदलती परछाइयां पड़ रही थीं। कमरे के मध्य में कमांड सेंटर का बड़ा, गोलाकार डेस्क उलझे हुए तारों और टिमटिमाती रोशनियों से भरा हुआ था, जिससे बेस के संचालन का अव्यवस्थित किंतु महत्वपूर्ण दृश्य दिखाई देता था। अचानक एक तेज धमाके के साथ दरवाजा खुला। बेस के सबसे वरिष्ठ अधिकारी जनरल अर्जुन, भारी हथियारों से लैस सुरक्षाकर्मियों के एक दल के साथ अंदर घुस आए। हालांकि उनके बीच काले मुखौटे पहने दो सुरक्षाकर्मी एक भयावह आभा बिखेर रहे थे। अर्जुन का चेहरा क्रोध से विकृत हो गया था और उसकी नजरें कमरे में चारों ओर घूम रही थीं तथा वह अस्त-व्यस्त दृश्य देख रहा था। यहाँ क्या हो रहा है? जनरल अर्जुन की आवाज कमरे में गूंज उठी, उनकी हताशा साफ झलक रही थी। जैसे ही वह आगे बढ़े, उनके जूते धातु के फर्श से टकराए। आखिर कहाँ से गोलियों की आवाज आ रही है? और अगर कोई दुश्मन है, तो वो बिना किसी की नजर पड़े इतने पास कैसे आ गया? तुम लोग क्या कर रहे हो? उसकी चीखें अफरा-तफरी वाले कंट्रोल रूम के शोर में गूंज रही थीं, जहां तकनीकी टीम स्थिति पर नियंत्रण पाने की जी तोड़ कोशिश कर रही थी। टीम अपने अपने कंसोल के चारों ओर सिमटी हुई थी, उनके चेहरे घबराहट और उलझन से भरे हुए थे। साहब, हमें कुछ नहीं पता, एक तकनीशियन ने कांपती आवाज में गिड़गिड़ाते हुए कहा। सारे सुरक्षा कैमरे और सिस्टम एक साथ बंद हो गए। हम तो अंधे हो गए हैं। नियंत्रण कक्ष निगरानी और रक्षा के लिए डिजाइन की गई परिष्कृत और अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी से सुसज्जित था। इन उपकरणों में इंफ्रारेड क्षमताओं वाले उच्च परिभाषा निगरानी कैमरे, गति डिटेक्टर, स्वचालित खतरा आकलन प्रणालियां और संचार लिंक का एक जटिल नेटवर्क शामिल था। लेकिन अब इनमें से हर एक सिस्टम अजीब तरह से खामोश था। जो स्क्रीन पहले लाइव फीड दिखाती थी, अब उनमें स्थिरता की झलक दिखाई देती थी, जबकि डायग्नोस्टिक पैनल पर त्रुटि संदेश और सिस्टम विफलताएं दिखाई देती थीं। अड्डे के चारों ओर रणनीतिक स्थानों पर लगाए गए निगरानी कैमरे, जिन्हें परिसर का 360 डिग्री दृश्य प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया था, तथा गति डिटेक्टर, जो अनधिकृत गतिविधि का पता लगाने के लिए महत्वपूर्ण थे, ने भी काम करना बंद कर दिया था।
संभावित खतरों की पहचान के लिए रियल टाइम डेटा पर निर्भर रहने वाली स्वचालित खतरा आकलन प्रणालियां पूरी तरह से ऑफलाइन हो गई थीं। यहां तक कि संचार संपर्क भी बंद हो गए थे, जिनसे कमांड सेंटर को बाकी बेस कर्मियों के साथ लगातार संपर्क में रखना था। इससे कमरा तकनीकी रूप से पंगु हो गया था। पृष्ठभूमि में भागते हुए कर्मियों की नज़रों से ओझल अमन की एआई ऑरोरा पहले से ही नियंत्रण में थी। वह बेस की प्रणालियों में निर्मम सटीकता के साथ घुसपैठ करने में सफल रही थी, जिसके कारण उसकी प्रोग्रामिंग के कारण उसे बेस के फायरवॉल की कमजोरियों का फायदा उठाने में मदद मिली, जो एक परिष्कृत रक्षा प्रणाली थी जिसे मूल रूप से अमन द्वारा डिजाइन किया गया था और बाद में ऑरोरा ने स्वयं इसमें संशोधन किया था। बेस के सुरक्षा प्रोटोकॉल को दरकिनार करके वह सभी निगरानी और संचार उपकरणों को निष्क्रिय करने में सफल रही, जिससे भ्रम की स्थिति पैदा हुई और हॉक के संचालन के लिए आदर्श परिस्थितियां निर्मित हुईं। जैसे ही अर्जुन ने घटनास्थल का जायजा लिया, उसकी बढ़ती हुई हताशा साफ दिखाई दे रही थी क्योंकि वह हालात को समझने लगा था। जैसे ही उस पर इस दरार की गंभीरता का एहसास हुआ, उसके चेहरे पर उदासी छा गई। कमरे में तनावपूर्ण सन्नाटा छा गया और उसने एक गहरी सांस ली और फिर आरोप और भय से भरी आवाज में वह चिल्लाया, नहीं, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे बीच कोई गद्दार जरूर है। उसकी घोषणा से कंट्रोल रूम में डर की लहर दौड़ गई। तकनीशियनों ने घबराई हुई नजरों से एक दूसरे को देखा, उनकी पहले की चीखें अब अंदर मंडरा रहे विश्वासघात के खतरे के आगे दब गईं। जनरल अर्जुन की पैनी निगाहें कमरे में उपस्थित सभी लोगों पर टिकी थीं, अब उनका संदेह अपने ही कर्मियों पर था। दुश्मन को अच्छी तरह पता था कि हमारे सिस्टम को कैसे निष्क्रिय करना है, जनरल अर्जुन ने ठंडी और तीखी आवाज में कहा। इस स्तर की घुसपैठ सिर्फ अंदरूनी जानकारी से ही हो सकती थी। मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक की जांच हो। हमें पता लगाना होगा कि इस तबाही के लिए कौन जिम्मेदार है। अपने गुस्से के बाद वह अचानक हुए हमले के संभावित कारणों पर विचार करते हुए रुक गया। दूसरे पक्ष ने इस उजाड़ अड्डे को क्यों निशाना बनाया? हम तो सीमावर्ती क्षेत्रों के पास भी नहीं हैं। तो फिर क्यों? उस क्षण अचानक उसे एक एहसास हुआ और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। धिक्कार है, वे इसके लिए ही यहाँ होंगे। अर्जुन की निगाहें गहरी हो गईं, उसने सबको शक की निगाहों से देखा, उसके मन में संदेह के बादल छा गए। उसने अपने आसपास सबको गौर से देखा, उसकी आंखों में एक भयावह इरादे की चमक थी। 2 गार्डों पर अपनी नजरें गड़ाते हुए उसने आदेश दिया, उन्हें नीचे ले जाओ। नहीं सर, हम निर्दोष हैं। कमरे में मौजूद सैनिक और सभी लोग पीले पड़ गए, उनकी आवाजें हताशा भरी विनती में ऊंची हो गईं। जैसे ही जनरल के शब्द सामने आए, कमरा आरोपों और खंडन की तनावपूर्ण बड़बड़ाहट से भर गया। अर्जुन अविचलित रहा, उसकी ठंडी आंखें अराजकता का निरीक्षण कर रही थीं। तकनीशियनों और सैनिकों की विनती और चीखों पर ध्यान न देते हुए उन्होंने अपने 2 विशिष्ट रक्षकों की ओर देखा, जिन्हें केवल शैडो 1 और शैडो 2 के नाम से जाना जाता था। आदेश जारी करते समय उनकी आवाज कठोर और अंतिम थी। उन सबको मार डालो, उसने आदेश दिया, उसके स्वर में झिझक की कोई गुंजाइश नहीं थी। जैसे ही आदेश दिया गया, तुरंत ही शैडो 1 और शैडो 2 बिजली की गति से कार्रवाई में जुट गए। उनकी गतिविधियां सटीक और कुशल थीं और हर कदम उनकी प्रभावशीलता को अधिकतम करने के लिए सोच समझकर उठाया गया था। दोनों सैनिक अपने हथियार खींचकर तैयार होकर आगे बढ़े। नियंत्रण कक्ष में अफरा तफरी मच गई, क्योंकि शैडो 1 और शैडो 2 ने अपना क्रूर हमला शुरू कर दिया था। जैसे ही कुलीन पहरेदार कमरे में घुसे, उनके रास्ते में आने वाले हर किसी को काट डाला गया, चीखें गूंज उठीं। तकनीशियन और सैनिक, जो पहले डर और भ्रम से घिरे हुए थे, अब एक क्रूर और निर्दयी अंत का सामना कर रहे थे। कुछ लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, हथियार निकालने की कोशिश की या भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी कोशिशें बेकार गईं। कुछ ही पलों में कंट्रोल रूम नरसंहार के मंजर में तब्दील हो गया। गिरे हुए लोगों के शव जमीन पर बिखरे पड़े थे, खून के गहरे धब्बे बिखरे पड़े थे। कभी चहल पहल से भरा कंट्रोल रूम अब मौत का एक भयावह मंजर था, जहां 2 गार्ड व्यवस्थित ढंग से घूम रहे थे और यह सुनिश्चित कर रहे थे कि कोई भी जिंदा न बचे। अंडरस्को बेस के बाहर हॉक टीम बेस की सुरक्षा व्यवस्था को ध्वस्त कर चुकी थी और घुसपैठ शुरू कर चुकी थी। पहाड़ को चीरकर बनाया गया बेस सामने दिखाई दे रहा था। उसका प्रवेश द्वार एक अंधेरी, भयावह सुरंग थी जो चट्टान की गहराई में अंतहीन रूप से फैली हुई प्रतीत हो रही थी। गलियारे में मंद रोशनी थी, टिमटिमाती रोशनियां दीवारों पर डरावनी परछाइयां डाल रही थीं। हवा में गीले पत्थरों की गंध और खून की हल्की धातु जैसी गंध घुली हुई थी। जैसे ही हॉक टीम सुरंग से आगे बढ़ी, उन्हें घात लगाकर हमला करने की कई बेताब कोशिशों का सामना करना पड़ा।
संख्याबल में बहुत कम होने के बावजूद इंद्र के वफादार सैनिकों ने अपने पास मौजूद हर संभव तरीके से जवाबी हमला करने की कोशिश की। अपनी उन्नत निगरानी क्षमताओं का उपयोग करते हुए अरोरा ने हॉक टीम को तुरंत निर्देश दिए और उन्हें खतरनाक रास्ते से गुजरने में मदद की। उसकी नज़र हर कोने पर थी और किसी भी जाल और खतरे का सटीक पता लगा रही थी। उसके मार्गदर्शन के बावजूद टीम के कुछ सदस्य बेस की बेकाबू सुरक्षा का शिकार हो गए। वे आत्मघाती अभियानों पर निकल पड़े और अपने अपरिहार्य अंत से पहले जितना हो सके उतना नुकसान पहुंचाने की कोशिश करने लगे। गलियारा युद्ध का मैदान बन गया, हवा गोलियों और धमाकों की आवाज़ों से गूंज रही थी। हॉक टीम बेस में सावधानी से आगे बढ़ी, उनके उन्नत उपकरण धमाकों के प्रभाव को झेल रहे थे और उनके कौशल उन्हें खतरनाक वातावरण से निकलने में मदद कर रहे थे। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते गए, उन्होंने बाकी बचे डिफेंडरों को आसानी से परास्त कर दिया। उन्हें लगी चोटें ज़्यादातर अंदरूनी थीं और फिलहाल ठीक हो सकती थीं। जैसे ही टीम बेस में और अंदर पहुंची, मैक अचानक रुक गया और भौहें चढ़ा लीं, खून की तेज गंध से उसकी नाक सिकुड़ गई। उसने हाथ उठाकर टीम को रुकने का इशारा किया। रुको, मैक ने धीमी और गंभीर आवाज में आदेश दिया। टीम होश में और अनिश्चित अपने आसपास के माहौल पर नजर गड़ाए हुए थी। जैसे ही मैक ने कमान संभाली और इलाके का जायजा लिया, आसपास के माहौल को ध्यान से देखने के बाद उसे एहसास हुआ कि गलियारे का रंग और भी भयावह हो गया था। मंद रोशनी लंबी विकृत परछाइयां डाल रही थी। जैसे ही वे सावधानी से आगे बढ़े, मैक की आंखें सिकुड़ गईं और उसकी पैनी नज़र रास्ते में बिखरे शवों के ढेर पर पड़ी। ये दृश्य अलग अलग अवस्थाओं में पड़ी लाशों का एक भयावह दृश्य था, जिनके शरीर हिंसक और क्रूर घावों से क्षत विक्षत थे। मैक ने कोई जोखिम नहीं उठाया। गोली चलाओ, उसने अचानक आदेश दिया। जब गोलियां शहीद सैनिकों के शरीर को चीरती हुई निकल रही थीं, तो गलियारा कुछ क्षण के लिए गोलियों की तीव्र आवाज से जगमगा उठा। गोलियों की गूंज दीवारों से टकराकर गूंज उठी। उसके बाद गोलियों की आवाज़ों के बीच रुक रुक कर चलने वाली गोलियों की आवाज़ें गूंजने लगीं। हॉक टीम ने यह सुनिश्चित किया कि कोई भी शव अछूता न रहे, जिससे मंद रोशनी वाले गलियारे में उनकी टीम सुरक्षित रहे। जब गोलीबारी बंद हो गई तो मैक नीचे झुककर गिरे हुए लोगों का निरीक्षण करने लगा। भयानक विवरण देखते ही उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। भाड़ में जाओ, उसने घृणा से भरी आवाज में कहा। सबके सिर पर चोट के निशान हैं और उनके शरीर के अंदरूनी हिस्सों पर जोरदार वार के निशान हैं। मैक जैसे ही उस दृश्य पर विचार कर रहा था, अचानक गलियारे की बत्तियां बुझ गईं और गलियारा पूरी तरह से अंधेरे में डूब गया। टीम में एक बेचैनी भरा सन्नाटा छा गया और अचानक रोशनी के गायब होने से तनाव की एक नई परत जुड़ गई। मैक की सहज बुद्धि जाग उठी। सभी लोग अपने प्राणों की रक्षा करें, वह जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज घने अंधेरे को चीरती हुई सभी को सचेत कर रही थी। टीम के सदस्य एक दूसरे से सटकर खड़े हो गए, उनकी इंद्रियां बढ़ गईं क्योंकि वे आगे आने वाली किसी भी स्थिति के लिए तैयार थे। रास्ता, जो अब एक अंधेरा और भयावह शून्य था, उन्हें घेरता हुआ प्रतीत हो रहा था। प्रकाश के अभाव में परछाइयां फैलती और बदलती जा रही थीं। माहौल भय और आशंका से भरा हुआ था। दमनकारी सन्नाटा कभी कभी दूर से आती उनकी अपनी सांसों की आवाज़ों और अदृश्य हरकतों की हल्की सरसराहट से टूट रहा था। उनका हर कदम धीमा और सोच समझकर उठाया जा रहा था। सुरंग के भयानक अंधेरे में हर आवाज़ और भी गहरी होती जा रही थी। जब सब लोग देख रहे थे, मैक ने अपने कान के पास लगे कम्युनिकेटर को थपथपाया। संचारक की धीमी ध्वनि ही एकमात्र ध्वनि थी जो घने अंधेरे गलियारे के दमनकारी सन्नाटे को तोड़ रही थी। मिस अरोरा, यहाँ क्या हो रहा है? मैक ने पूछा। हवा में फैले तनाव के बावजूद उसकी आवाज़ स्थिर थी। कम्युनिकेटर से अरोरा की आवाज़ शांत और संतुलित होकर सुनाई दी। मैंने जो डेटा इकट्ठा किया है, उसके अनुसार जनरल अर्जुन ने 2 क्लास 1 सुपर सोल्जर्स तैनात किए हैं। चूंकि मैंने बेस के सिस्टम को हैक कर लिया था, इसलिए मुझे पता चला कि अर्जुन को शक था कि उसके रैंक में कुछ जासूस हो सकते हैं। इसलिए उसने अपने 2 एलीट गार्ड्स को कंट्रोल रूम और उसके बाद के इलाकों में सभी को खत्म करने का आदेश दिया। जहां तक इस रास्ते की बात है, पिछली तोड़फोड़ की वजह से वहां कोई कैमरा चालू नहीं था। इस जानकारी को सुनते ही मैक का जबड़ा कस गया। अरोरा के विश्लेषण ने उसकी सबसे बुरी आशंकाओं की पुष्टि कर दी। अरोरा ने निर्देश दिया, अब से आपको बहुत सावधान रहना होगा और उन्हें नीचे गिराने की योजना पर अडिग रहना होगा। रोजर, मैक ने दृढ़ता से उत्तर दिया। जैसे ही मैक ने बातचीत समाप्त की, उसका चेहरा काला पड़ गया। नीचे देखते हुए फर्श पर बिखरे अनगिनत शवों को देखकर उसे थोड़ी सी ग्लानि हुई। उसके चारों ओर बिखरे ये शव इस बात की कड़ी याद दिला रहे थे कि उनके मिशन की कीमत पहले ही चुकाई जा चुकी है।
लेकिन मैक का दुख का एक क्षण क्षणिक था। वह अपने शत्रु की प्रकृति को बहुत अच्छी तरह से जानता था। जनरल अर्जुन एक ऐसे व्यक्ति थे जो निर्मम कुशलता से सत्ता का इस्तेमाल करते थे और नियंत्रण बनाए रखने के लिए हर संभव उपाय अपनाते थे। हालांकि यह अड्डा सरकार के नाम पर संचालित होता था, लेकिन ये स्पष्ट था कि असली अधिकार अर्जुन के पास ही था। उसके लिए इस सुविधा में काम करने वाले कर्मचारी बेकार संसाधनों से ज्यादा कुछ नहीं थे। इस एहसास ने मैक के इरादे को और भी मजबूत कर दिया। मरने वाले लोग तो बस अर्जुन के मोहरे थे और उनकी जान बिना सोचे समझे ले ली गई। ठीक है, चलो, मैक ने आदेश दिया और उस व्यर्थता के भाव को झटक दिया जो उसे घेरने वाली थी। अपनी टीम को संबोधित करते हुए उसकी आवाज तीखी थी। हमें एक काम पूरा करना है और हम उस कमीने को ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे। हॉक टीम अंधेरे, भयावह मार्ग से आगे बढ़ती रही, प्रत्येक कदम सोच समझकर और सचेत रूप से उठाती रही। गलियारे का भयावह सन्नाटा कभी कभी उनके उपकरणों की हल्की सरसराहट और दूर से आती सांसों की आवाज से टूट जाता था। दमनकारी अंधेरा मानो उन पर दबाव डाल रहा था, उनकी इंद्रियों को तीव्र कर रहा था और उनके ध्यान को तीव्र कर रहा था। वे धीरे धीरे आगे बढ़े, टीम का हर सदस्य खतरे के किसी भी संकेत के लिए परछाइयों को ध्यान से देख रहा था। बेस का तनावपूर्ण माहौल उनके मिशन की ठंडी, सोची समझी सटीकता के बिल्कुल विपरीत था। सुरंग की हर चरमराहट, हर दूर की गूंज, घने सन्नाटे में और भी गहरी हो रही थी। तभी लाइटें टिमटिमाने लगीं। तभी पीछे से एक चीख गूंजी, जिससे वे चौंक गए। हॉक दस्ता मंद रोशनी वाले मार्ग से सावधानीपूर्वक आगे बढ़ा, उनकी इंद्रियां तीव्र थीं और हर क्षण वे विचारमग्न थे। मैक ने अपनी टीम को सतर्क रहने का इशारा किया, उसके हाथों के इशारों से बिना किसी शब्द के ही स्थिति की गंभीरता का एहसास हो रहा था। दस्ते का हर सदस्य बिना कोई आवाज किए आगे बढ़ रहा था, परछाइयों को देख रहा था और छिपे हुए खतरों पर नजर रख रहा था। हवा तनाव से भरी हुई थी, ठंडे, दमनकारी वातावरण में उनकी सांसें स्पष्ट रूप से फुफकार रही थीं। अचानक, जब टीम ने अपनी सावधानीपूर्वक तलाशी जारी रखी, तो अंधेरे से एक सैनिक के पीछे से दो हाथ निकले। हमलावर ने अपने हाथों से सैनिक की गर्दन को कसकर जकड़ लिया और उसे क्रूर बल से नीचे गिरा दिया। चुपचाप काम खत्म करने की उसकी कोशिशों के बावजूद एक दबी हुई चीख निकल गई। उस आदमी ने अपनी हथेलियों से उसे दबाने की कोशिश की और जल्द ही सिपाही की चीख बंद हो गई। एक चेतावनी जरूर बच गई। सैनिक की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गईं, लेकिन उसकी सतर्कता से दीवारों पर एक चमक दौड़ गई, जिससे पहले से ही भयावह मार्ग चमकती रोशनी और तेज अलार्मों के उन्माद में बदल गया। घूमो और गोली चलाओ, मैक ने आदेश दिया। दस्ते ने हथियार उठाकर पीछे मुड़कर देखा कि सैनिक को बंदी बना लिया गया है, उसकी गर्दन खुली हुई है और एक अनजान हमलावर उसकी गिरफ्त में है। जैसे ही उस आदमी के संकट के संकेत गलियारे में गूंजने लगे, पूरे दल में दहशत फैल गई। उसे जाने दो, वरना हम गोली चला देंगे, एक सिपाही चिल्लाया, लेकिन हमलावर ने उसकी धमकी को अनसुना कर दिया। अचानक एक क्रूर मोड़ के साथ हमलावर ने अपनी पकड़ और मजबूत कर ली, जिससे सिपाही दर्द से छटपटाने लगा। भाड़ में जाओ, हॉक के दस्ते के सदस्य गुस्से और डर से भड़क उठे। अपने सैनिक की गर्दन को इस तरह मरोड़ना उनके मिशन के मूल पर सीधा हमला जैसा था। यह एक क्रूर और सटीक प्रहार था, जो उनके साथी के शरीर के महत्वपूर्ण अंगों पर निशाना साधा गया था। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने गोलीबारी शुरू कर दी। बूम बूम बूम, गोलियों की बौछार से चमकती हुई रोशनी ने चारों ओर का माहौल रोशन कर दिया। सुरंग दीवारों को चीरती गोलियों की आवाज से फट गई, जिससे रास्ता युद्ध की गगनभेदी गर्जना से भर गया। गोलियों की तेज रोशनी ने कुछ देर के लिए गलियारे को रोशन कर दिया, जिससे उसकी भयावह और छायादार गहराई साफ दिखाई देने लगी। दस्ते की सटीकता पूरी तरह से प्रदर्शित हो रही थी जब उन्होंने हमलावर पर निशाना साधा, ताकि स्थिति पर नियंत्रण पाया जा सके। गोलीबारी बंद करो, कुछ गड़बड़ है, मैक की आवाज अफरा तफरी में से निकली। उसकी सहज बुद्धि उसे बता रही थी कि इस आदमी के लिए हालात उससे कहीं ज्यादा गंभीर थे जितना वो दिख रहा था। दस्ता रुक गया और मैक की पैनी निगाहें उस इलाके पर घूम रही थीं। उनका निशाना गायब हो चुका था, जिससे रास्ता भयावह रूप से शांत हो गया था। मंद मंद टिमटिमाती रोशनी में उन्हें दीवार के भीतर छिपा एक छोटा सा छिपा हुआ रास्ता दिखाई दिया। किसी छिपे हुए भागने के रास्ते की संभावना ने तनाव को और बढ़ा दिया। तभी कम्युनिकेटर पर ऑरोरा की आवाज गूंजी, उन्हें चेतावनी देते हुए। ऊपर, दस्ते ने ऊपर देखा, उनकी आंखें चौंककर चौड़ी हो गईं जब उन्होंने एक व्यक्ति को छत से चिपके हुए देखा। वह आदमी, जो छाया में छिपा हुआ था, काले रंग का सामरिक सूट पहने हुए छत से चिपका हुआ था।
जब उसे एहसास हुआ कि उसे देख लिया गया है, तो वह जोर से छलांग लगाकर नीचे गिर पड़ा। धमाका! जैसे ही वह उनके समूह के केंद्र में उतरा, जमीन हिल गई, जिसके परिणामस्वरूप जबरदस्त प्रभाव हुआ। अचानक लगे जोर से कई सदस्य गिर पड़े। उनके सुरक्षात्मक उपकरणों ने ज्यादातर प्रभाव को झेल लिया, लेकिन फिर भी वे भ्रमित रहे। उस आदमी ने तुरंत जवाब दिया और अपने दुश्मनों को मानव ढाल की तरह इस्तेमाल किया। उसने दस्ते के कुछ सदस्यों को पकड़कर अपने सामने खड़ा कर लिया, उनके शरीर को ढाल बनाकर, और घातक सटीकता से जवाबी फायरिंग की। मैक ने ये दृश्य देखा, उसकी आंखें ठंडी और गणनापूर्ण थीं। स्थिति तेजी से बिगड़ रही थी और नियंत्रण से बाहर हो रही थी, और दस्ते का सामना एक ऐसे दुर्जय प्रतिद्वंद्वी से हो रहा था जिसका शरीर असाधारण था और जिसका उन्होंने पहले कभी सामना नहीं किया था। उस आदमी का युद्ध कौशल और शारीरिक शक्ति एक सामान्य सैनिक से कहीं बढ़कर थी, जिससे उनकी सामान्य रणनीतियां बेकार हो गईं। इस अलौकिक योद्धा ने मार्शल आर्ट के कई दांव सटीकता से चलाए, शक्तिशाली किक और घूंसे लगाए, और हर वार के साथ एक कर्कश ध्वनि भी निकली। उसकी चालें गतिशील और सुनियोजित थीं, जो हाथ से हाथ की लड़ाई में उसकी महारत का प्रदर्शन करती थीं, जिसने उसे एक भयानक प्रतिद्वंद्वी बना दिया। अपने सर्वोत्तम प्रयासों के बावजूद, दस्ते की विद्युत गोलियां, जो दुश्मन को अशक्त और अस्थिर करने के लिए बनाई गई थीं, दुश्मन पर बहुत कम प्रभाव डालती प्रतीत हुईं, मानो उसका शरीर विद्युत झटकों के प्रति प्रतिरोधी था। उस आदमी ने झटकों को आसानी से झेल लिया, उसकी मजबूत काया ने उसे उच्च वोल्टेज प्रक्षेपास्त्रों के दुर्बल करने वाले प्रभावों को झेलने में मदद की। उसे लगी गोलियों ने उसके कवच पर बस खरोंचें छोड़ीं, जबकि वह लगातार क्रूरता से लड़ता रहा। रास्ता अराजकता और विनाश का रणक्षेत्र बन गया। वह आदमी अंधाधुंध गति से आगे बढ़ रहा था और दस्ते के सदस्यों को एक एक करके निहत्था और अशक्त कर रहा था। कमरा मांस पर मुक्कों के प्रहार, दीवारों पर शरीर के पटकने और गोलियों की लगातार गर्जना से गूंज रहा था। टीम को बराबरी बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा, तथा उनकी सामान्य रणनीतियां प्रतिद्वंद्वी की बेहतर ताकत और चपलता के सामने बेकार साबित हुईं। कुछ ने तो अपनी बंदूकें बदल लीं और उच्च क्षमता वाली गोलियां चला दीं, लेकिन उस व्यक्ति ने दूसरों को ढाल के रूप में इस्तेमाल किया, जिससे उसे मारना मुश्किल हो गया। इस हाथापाई के बीच, मैक को एहसास हुआ कि उनके मानक उपकरण और रणनीतियां इतने दुर्जय दुश्मन के सामने नाकाफी हैं। उसने अपने कम्युनिकेटर की ओर हाथ बढ़ाया, उसकी आवाज में तत्परता झलक रही थी। मिस, क्या मुझे इनका उपयोग करने की अनुमति है? मैक ने पूछा। ऑरोरा की प्रतिक्रिया तत्काल और दृढ़ थी। सकारात्मक। स्थिति बिगड़ रही है। अनुमति दे दी गई है। नोवा सूट पर लगे प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। मैक ने सिर हिलाकर आगे आने का फैसला किया। इससे पहले उसे आदेश दिया गया था कि वह तभी हस्तक्षेप करे जब स्थिति गंभीर हो जाए। सूट की उन्नत क्षमताएं उन्हें लड़ने का मौका देतीं। परिवर्तन तुरंत शुरू हो गया। उनके मानक उपकरण तुरंत बदलने लगे और नोवा सूट में बदल गए, जो उच्च दांव वाली लड़ाई के लिए डिजाइन की गई अत्याधुनिक तकनीक है। अगले ही क्षण, मैक के चारों ओर लिपटा युद्ध तैयार सूट बदलने लगा और उसके वाइजर के लेंसों पर सूचनाओं की बाढ़ के साथ साथ संदेशों की बाढ़ सी आ गई। जैसे जैसे सूट ने उसके क्षणों के अनुसार समायोजन किया, मैक को शक्ति का एहसास हुआ। उन्नत प्रणालियां उसके अपने कौशल के साथ सहजता से एकीकृत होती गईं। अमन अपने कमरे में बैठा था। चारों ओर उन्नत तकनीक वाले डिस्प्ले और होलोग्राफिक स्क्रीन थे जो डेटा से झिलमिला रहे थे। वह आगे झुका हुआ था और नोवा सूट पहने मैक की चल रही लड़ाई की फुटेज को गौर से देख रहा था। उसकी मुट्ठी कसकर भींची हुई थी। बहुत कोशिश करने के बावजूद इस समय शांत रहना कठिन लग रहा था। ऑरोरा, इस मिशन में सफलता की क्या संभावना है? अमन ने पूछा। उसकी आवाज स्थिर थी, परंतु जिज्ञासा से भरी हुई थी। लगभग 66%, अरोरा ने जवाब दिया। उसका स्वर विश्लेषणात्मक था। मैं एक अचूक योजना बना सकता हूं, लेकिन मुझे इन महामानवों के बारे में और ज्यादा डेटा चाहिए होगा। कई देश अपना डेटा सुरक्षित रखते हैं, उसे इंटरनेट की सुविधा के बिना अलग थलग निजी सर्वरों पर संग्रहित करते हैं, जिससे उसे वापस पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अमन ने स्थिति के निहितार्थ को समझते हुए सिर हिलाया। अतिमानवीय डेटा को अत्यधिक सुरक्षित रखा गया था और किसी भी अनधिकृत पहुंच और साइबर खतरों को रोकने के लिए अक्सर अलग थलग नेटवर्क पर संग्रहित किया गया था। इन उपायों से यह सुनिश्चित होता था कि संवेदनशील जानकारी गोपनीय रहे और संभावित उल्लंघनों से सुरक्षित रहे, जिसमें अक्सर एन्क्रिप्शन और भौतिक सुरक्षा प्रोटोकॉल की परतें शामिल होती थीं। वह अपनी कुर्सी पर पीछे झुक गया, उसके चेहरे पर मुस्कान फैल गई और उसके अंदर उत्साह उमड़ पड़ा। ये पहली बार था जब वह किसी सुपरहीरो के स्तर की वास्तविक लड़ाई देख रहा था।
अनजानी दुनिया के रोमांच ने उसकी उत्सुकता को जगा दिया, ये जानते हुए कि महत्वपूर्ण सफलताएं बस आने ही वाली हैं। ये वास्तविक जीवन की मार्वल फिल्में देखने जैसा है। धिक्कार है, अगर मेरे लोग वहां न होते तो मैं लेस के पैकेट के साथ कोक की चुस्कियां ले रहा होता। नोवा सूट आयरन सूट के पूर्व संस्करण की तरह था, जो कवच और थ्रस्टर से सुसज्जित था। जैसे ही मैक ने नोवा सूट को सक्रिय किया, उसमें से हल्की नीली चमक निकलने लगी, साथ ही मशीनों की हल्की सी आवाज भी आने लगी। ऊपर से नीचे की ओर झुकी हुई चिकनी बख्तरबंद प्लेटें उसके शरीर के चारों ओर अपनी जगह पर जमी हुई थीं। सूट का कपड़ा, हल्का लेकिन अविश्वसनीय रूप से टिकाऊ, उस पर पूरी तरह से फिट बैठता था और उसे अभेद्य सुरक्षा कवच प्रदान करता था। जैसे ही हेलमेट उसके सिर पर बंधा, उसका छज्जा चमक उठा और सामरिक जानकारी प्रदर्शित करने लगा। सूट जीवंत लग रहा था, उसकी हरकतों के साथ तालमेल बिठा रहा था और उसकी शारीरिक शक्ति को बढ़ा रहा था। उसके जूतों में लगे थ्रस्टर्स एक चमकदार नीली चमक के साथ सक्रिय हो गए, जो उसे कार्रवाई के लिए प्रेरित करने के लिए तैयार थे। हेलमेट उसके सिर के चारों ओर कसकर बंधा हुआ था तथा शरीर के कवच के साथ पूरी तरह से सुरक्षात्मक ढंग से जुड़ा हुआ था। मैक की आंखें सिकुड़ गईं, क्योंकि वह टकराव के लिए खुद को तैयार कर रहा था। सब लोग पीछे हट जाओ, मैक ने आदेश दिया। ये लड़ाई मुझ पर छोड़ दो और दूर से ही सहारा दो। ऐसा कहते हुए मैक ने गहरी सांस ली और जोर से पैर पटका। थ्रस्टर्स भड़क उठे और उसे एक विस्फोटक बल के साथ आगे की ओर धकेल दिया। धमाका! सूट की ताकत के कारण उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वह हवा में उड़ता हुआ उल्का की तरह गलियारे को चीरता हुआ सीधे उस अतिमानवीय योद्धा की ओर बढ़ा, जो अभी भी पकड़े गए दस्ते के सदस्यों को मानव ढाल के रूप में इस्तेमाल कर रहा था। आने वाले खतरे को भांपते हुए वह महामानव थोड़ा आगे झुका और खुद को उस झटके के लिए तैयार किया। लेकिन इससे पहले कि वह खुद को पूरी तरह से तैयार कर पाता, मैक उसके पास पहुंचा और नोवा सूट के परमाणु कोर से प्रेरित गतिज ऊर्जा के सघन विस्फोट से भरा एक शक्तिशाली मुक्का मारा। खतरे को भांपकर उस आदमी की आंखें घबरा गईं और उसने तुरंत जवाबी कार्रवाई में अपनी पूरी ताकत लगा दी। बूम! जैसे ही उनके घूंसे टकराए, हवा में झटके की लहरें उठीं, जिससे आसपास का मलबा कुछ देर के लिए हिल गया। मैक का हाव भाव शांत रहा, उसका ध्यान तीव्र और अविचल रहा। दूसरी ओर महामानव ने आश्चर्य व्यक्त किया और वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गया, जिससे क्षण भर के लिए उसका संतुलन बिगड़ गया। मैक ने कुछ हद तक प्रतिरोध की आशंका जताई थी, लेकिन उस महामानव के प्रहार के पीछे छिपी असली ताकत बहुत जबरदस्त थी। इसमें एक चट्टान को भी नष्ट करने की ताकत थी। क्या यह मानवीय रूप से संभव था? इसके बावजूद मैक को नोवा सूट के संवर्धन से आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस हुई, उसकी ताकत और चपलता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई, तथा उन्नत ऊर्जा परिरक्षण और गतिज प्रवर्धकों से सुसज्जित सूट ने अतिमानव के प्रहारों को न्यूनतम व्यवधान के साथ सहन कर लिया। धिक्कार है, ये तो महाकाव्य स्तर की बकवास है, मैक ने धीरे से कहा, जैसे ही वह नए दृढ़ संकल्प के साथ लड़ाई में कूद पड़ा, अपने सूट और कौशल की सीमाओं का परीक्षण करने के लिए तैयार। गलियारा गतिशील युद्ध का मैदान बन गया। उस अलौकिक योद्धा ने मार्शल आर्ट के कौशल का तूफानी प्रदर्शन किया। जाहिर है, उसे अच्छी ट्रेनिंग दी गई थी, क्योंकि उसने तेजी से किक और मुक्कों की एक श्रृंखला को सटीकता और उद्देश्य के साथ अंजाम दिया। उनकी चालें तरलता और कच्ची शक्ति का मिश्रण थीं। प्रत्येक प्रहार का उद्देश्य मैक की रक्षा में कमजोरियों का फायदा उठाना था। मैक ने उन्नत सूट सहायता प्राप्त युद्धाभ्यासों और अपनी मार्शल आर्ट तकनीकों के संयोजन से जवाब दिया। उसके मुक्के, जो अब सूट की गतिज ऊर्जा से और भी मजबूत हो गए थे, विनाशकारी शक्ति से प्रहार कर रहे थे, जबकि सूट के थ्रस्टर्स उसे शक्तिशाली प्रहार करने और उस अतिमानव के पलटवारों से तेजी से उबरने में मदद कर रहे थे। उस महामानव ने मैक के धड़ पर निशाना साधते हुए तेज सीधे मुक्कों की एक श्रृंखला शुरू की। हर मुक्का मैक की सुरक्षा की परीक्षा लेने और ज्यादा शक्तिशाली प्रहारों के लिए रास्ते बनाने के लिए था। मैक ने तेजी से सोच समझकर किए गए कई हमलों का जवाब दिया और अपने सूट के ऊर्जा कवच का इस्तेमाल करके वार को रोक दिया। उसके कवच ने ज्यादातर बल को सोख लिया, जिससे उसे कोई चोट नहीं आई। उस महामानव ने मैक के सिर पर निशाना साधते हुए एक ऊंची किक मारी। मैक नीचे झुका और उसने एक नीची, तेज किक मारी, जिसका उद्देश्य उसके प्रतिद्वंद्वी का संतुलन बिगाड़ना था। महामानव ने मुश्किल से उसे झपट्टा मारते हुए, एक तरफ लुढ़कते हुए और उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। उसने जवाब में एक तेज राउंडहाउस किक मारी जो मैक के कंधे पर लगी, जिससे वह लड़खड़ा गया, लेकिन गिरा नहीं। मैक ने सूट के उन्नत थ्रस्टर्स को सक्रिय किया तथा अतिमानव के ठीक पीछे आने के लिए तीव्र गति से युद्धाभ्यास किया,
तथा उसकी पीठ पर कोहनी से शक्तिशाली प्रहार किया, जिससे अतिमानव लड़खड़ाकर आगे की ओर गिर पड़ा। घूमकर उस महामानव ने मैक को अचंभित करने के लिए एक शक्तिशाली अपरकाट मारा। हालांकि मैक ने अपने सूट के उन्नत ऊर्जा कवच से वार को झेल लिया और महामानव के मध्य भाग पर एक सटीक प्रहार करके जवाब दिया। उस महामानव ने असाधारण चपलता का प्रदर्शन किया, कलाबाजियां की और मैक के हमलों से बचने के लिए लुढ़का। उसने अपने वातावरण का भरपूर फायदा उठाया और अपने हमलों के लिए गति प्राप्त करने हेतु दीवारों और खंभों पर छलांग लगाए। मैक ने अतिमानव की गतिविधियों के साथ शीघ्रता से तालमेल बिठा लिया तथा गति बनाए रखने के लिए सूट की बढ़ी हुई चपलता का उपयोग किया। अतिमानव की कलाबाजियों का मुकाबला करने के लिए त्वरित दिशा परिवर्तन और हवाई युद्धाभ्यास किया। दोनों योद्धाओं के बीच जबरदस्त मुकाबलों के साथ लड़ाई और भी तेज होती गई। उस महामानव ने मार्शल आर्ट और पाश्विक शक्ति का संगम करते हुए घुटनों से एक जबरदस्त प्रहार किया और फिर तेज मुक्कों की झड़ी लगा दी। सूट के उन्नत गतिज प्रवर्धकों का उपयोग करते हुए मैक ने हर प्रहार को सटीकता से झेला और उसका प्रतिकार किया। उसने एक शक्तिशाली ऊर्जा आवेशित अपरकट लगाया, जिससे वह महामानव अपने पैरों से उछलकर पास की एक दीवार से टकरा गया। हालांकि एक इंसान को मारने लायक चोट के बावजूद वह आदमी उठा और धूल से छुटकारा पाने के लिए खुद को थोड़ा हिलाया। उसके बाद मैक पर गोली चला दी। एक बार फिर मैक को सुपरह्यूमन के साथ भयंकर युद्ध में उलझना पड़ा, लेकिन जैसे जैसे ये लड़ाई लंबी होती गई, उसने देखा कि लड़ाई की तीव्रता के कारण उन्नत नोवा सूट पर दबाव पड़ रहा था। इस बीच अपनी अविश्वसनीय चपलता और ताकत के साथ महामानव तेजी से आगे बढ़ा, जबकि उसके वार विनाशकारी बल के साथ पड़े, जिससे सूट अपनी सीमा तक पहुंच गया। यद्यपि उन्नत सेंसर और मजबूत कवच से सुसज्जित होने के कारण इस सूट ने उन्हें अधिक ताकत और चपलता प्रदान की, लेकिन ये स्पष्ट था कि लंबी लड़ाई ने उन पर भारी असर डाला था और अब लड़ाई के तीव्र दबाव के कारण उन पर थकान के लक्षण दिखने लगे थे।